नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक इंडियन लड़के की है जो सऊदी अरब में कमाने के लिए गया हुआ था। पिछले 2 साल से वह वहाँ पे काम कर रहा होता है और वह अब अपने वतन वापस लौटने वाला था। तभी दोस्तों एक अरबन महिला के साथ वह दुष्कर्म कर देता है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लग जाता है। अब उस केस की सुनवाई अदालत में चल रही होती है और अदालत में दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। तभी दोस्तों जज साहब जो थे वह इस व्यक्ति से बोलते हैं कि तुमको अपनी सफाई में कुछ कहना है या नहीं, क्योंकि जब से अदालत चालू हुई है कार्रवाई तुम बिल्कुल शांत हो और अपनी पक्ष में अभी तक तुमने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों वह लड़का बोलता है कि ठीक है जज साहब, मैं अपने पक्ष में ज़रूर कहना चाहूँगा और मैं सिर्फ 1-2 बातें ही कहना चाहूँगा। अब वह लड़का बोलता है कि जज साहब, बहुत मज़ा आया मुझे, और यह जो औरत है ये इसका कहना है कि मेरे साथ दुष्कर्म किया, तो यह सही कह रही है, मैंने इसके साथ दुष्कर्म किया है और यह कोई एक बार नहीं हुआ है, मैंने कई बार ऐसा किया है इसके साथ और ऐसा करने में मुझे बहुत मज़ा आता था, इसलिए मैंने ऐसा किया है इसके साथ। दोस्तों ऐसा एक इंडियन को सऊदी अरब में जज साहब के सामने बोलना कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि दुनिया में सबसे सख्त कानून माना जाता है सऊदी अरबिया का। वहाँ की सज़ा मौत के बदले मौत होती है और ऐसे दुष्कर्म के आरोपी की सज़ा वहाँ रोड पर खड़ा करके और भीड़ उसको पत्थर मारती है और जब तक उसको पत्थर मारती है जब तक कि वह दम न तोड़ दे, ऐसी भयावह सज़ा है वहाँ पर। दोस्तों वहाँ की सज़ा सुनकर लोगों के अच्छों की रूह कांप जाती है, क्योंकि बहुत ही सख्त कानून माना जाता है वहाँ। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। राजस्थान के अजमेर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला मेराज आलम, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। दोस्तों मेराज की नई नई शादी हुई थी। शादी होने के 1 महीने बाद ही मेराज की जो वाइफ थी वह मेराज से ज़रा भी खुश नहीं थी और वह खोई खोई सी रहती थी। अब मेराज के घर वालों को उसका खोयापन इस तरह देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक दिन मेराज की जो माँ थी वो उससे पूछने लगती हैं कि बेटी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती क्या, तुम बहुत खोई खोई सी रहती हो, सुस्त रहती हो। तभी वह कुछ नहीं बोलती है, वो बोलती है कि माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इसी तरह से चलता रहता है। 2-3 महीना बीत जाता है। तब मेराज की जो वाइफ होती है, लड़की जिसके साथ शादी हुई थी, वह लड़की मेराज के माँ बाप से बोलती है कि मुझे मेराज के साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रह पाऊँगी, मेरे बस की बात नहीं है और मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। तभी उसके माँ बाप जो थे मेराज के, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचते हैं कि यह ऐसा क्यों कर रही है। और वो उस लड़की से पूछने लगते हैं कि बेटी तुम्हें मेरे बेटे ने मारा या पीटा या किसी प्रकार से तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम किया जो तुम आज उसको छोड़ के जाना चाहती हो। अब वह मेराज की जो वाइफ थी वह सारा कुछ बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसको बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि वह कब तक छुपा के रख पाती और उसको लग रहा था कि मैं इस तरह छुपा के रखूँगी तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और वह आज फैसला कर लेती है कि आज मैं सब कुछ बता दूँगी और वह मेराज के जो है माता पिता से सब कुछ बताना चालू कर देती है बारी बारी से। वह बताती है कि मेराज दरअसल मर्द ही नहीं है, वह मेरे साथ नहीं रह सकता, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती और मैं इसीलिए छोड़ना चाहती हूँ। दोस्तों उसके माँ बाप जो थे मेराज के, उनके पैरों तले यह बात सुनकर के ज़मीन खिसक जाती है और वह बहुत दुखी हो जाते हैं और अपने बेटे से बताते हैं सारी बात। वह भी बहुत ज़्यादा दुखी था और वह शर्म से मुंह अपना छुपा रहा था। अब वो करता तो करता क्या। अब दोस्तों वह छोड़ कर के चली जाती है और थोड़े दिन बाद उनका तलाक हो जाता है दोनों का। अब मेराज अकेले रहता है और थोड़े दिन बीतने के बाद वह इस सदमे से जैसे तैसे करके बाहर ही निकला था। तभी उसके कुछ दोस्त मिलते हैं, वह काम बताते हैं कि यार मेराज खाली रहते हो, हम तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लेके आए हैं, काम है, हम लोग सऊदी अरब जाया करते हैं, वहाँ अच्छा पैसा भी मिलता है, ऐसा करो इस बार तुम भी हमारे साथ चलो। और मेराज आलम जो होता है वह अपनी तैयारी बनाने लगता है सऊदी जाने के लिए और सऊदी उन अपने दोस्तों के साथ वह चला भी जाता है। वहाँ जाने के बाद दोस्तों उसको
काम जम नहीं रहा था। जहाँ पे उन दोस्तों ने उसके काम दिलाया था वह काम मिराज को जम नहीं रहा था और बहुत मेहनत का काम था। 12 घंटे से भी ज़्यादा वहाँ पर ड्यूटी देना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मेहनत थी और बेहद गर्मी थी। मिराज से सहन नहीं हो पा रहा था ऐसा काम और पेमेंट भी बहुत कम मिल रहा था। दोस्तों मिराज जैसे तैसे छुप छुपा करके वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद वहीं पे मौजूद अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो कि वहीं थोड़ी दूर पे रहता था और उस दोस्त से बात बताता है सारा कि इस तरह का काम है, इतना मेहनत का है, इतनी गर्मी है, इस तरह मैं काम नहीं कर पाऊँगा और मेरी हालत ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन। तभी वह अपने पास उसको बुला लेता है और जहाँ पे जिस क्वार्टर पे वो रहता है वहीं पे मिराज को रख लेता है। गैर कानूनी तरीके से उसको अपने पास रखता है और उसके लिए काम ढूंढना चालू कर देता है। तभी दोस्तों मिराज का जो दोस्त था उसका एक शेख साहब से संपर्क था। एक शेख साहब से मुलाकात होती है और उनसे वह बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसको नौकरी की तलाश है, उसके पास अभी इस वक्त कोई काम नहीं है, खाली बैठा हुआ है। तभी वह शेख साहब मिराज के दोस्त से बोल देते हैं कि तुम कोई बात नहीं, मिराज से मुझे मिला दो, मैं उससे बातचीत कर लूँगा, काम समझा दूँगा, अगर उसको जमेगा तो वो कर लेगा मेरे पास काम। अगले ही दिन शेख साहब से मुलाकात हो जाती है मिराज की। मिराज का दोस्त शेख साहब के पास मिराज को ले जाता है और उनकी दोनों की मुलाकात करवा देता है। उस मुलाकात में दोनों लोग आपस में बात करते हैं और शेख साहब बताते हैं मिराज को कि मिराज देखो, यहाँ खाली बैठना यानी पैसे का खर्च, इससे अच्छा है कि तुम कुछ काम ही कर लो, मैं तुमको अच्छे पैसे दूंगा, अगर अच्छी तरीके से मेरा काम तुमने किया तो मैं तुमको एक अच्छी रकम दूंगा और टाइम टाइम पे तुम्हें पेमेंट भी मिलता रहेगा हर महीने। और दोस्तों मिराज खुश हो जाता है और वह बोलता है कि शेख साहब ज़रा मुझे काम समझा दीजिए, काम क्या करना है मुझे। तभी वह बता देता है कि मेरे पास कुछ बकरियां हैं और कुछ गाय हैं जो कि मैं ख़रीदता और बेचता रहता हूँ, मेरा यही धंधा है। बकरियों और गायों का तुमको ख्याल रखना है और कुछ काम नहीं है, बस इतना ऐसा ही काम है मेरे पास जिसके मैं तुमको अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों मिराज तैयार हो जाता है इस काम के लिए, क्योंकि उस काम के लिए शेख ने मिराज को अच्छी सैलरी पर रखा हुआ था, अच्छी सैलरी पर बात हो गई थी। मिराज बहुत खुश था और वह अगले ही दिन से अपने काम पे चला जाता है और वहीं पास एक क्वार्टर शेख साहब उसको रहने के लिए दे देते हैं कि अपना यहीं पे रहना और यहीं सुबह उठ करके अपना बकरी और गाय का काम भी कर लिया करना और तुम्हारे रहने के लिए ये अच्छी जगह है। तुम्हारा राशन पानी का जो सामान है उसको दुकान बता देते हैं कि तुम वहाँ से अपने राशन पानी का सामान ले आया करना और अपना आराम से रूम में रहो और बनाओ और खाओ। दोस्तों मिराज को यह काम जम जाता है, न इसमें कोई रोक टोक थी, वह आराम से अपने काम पे लग जाता है और काम चल ही रहा था, मस्त काम चल रहा था। दोस्तों महीना बीत जाता है लेकिन शेख साहब ने जैसे बोला था वैसे वह सैलरी नहीं करते हैं, उस तारीख को सैलरी नहीं करते हैं। मिराज बोलता है कि शेख साहब थोड़े पैसे मिल जाते तो ठीक था, मैं अपने घर भी भिजवा देता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से मैं खाली ही बैठा था और घर वाले भी मेरे पूछते हैं कि बेटा सैलरी कब आएगी, थोड़े पैसों की ज़रूरत थी घर में। तो शेख साहब बोलते हैं कि मिराज देखो, थोड़ा अभी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पैसे फंसे हुए हैं, जैसे ही पैसे मेरे निकल आएंगे मैं तुम्हारी सैलरी कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम आराम से काम करो और मैं 1 महीने 2 महीने जितना भी हो जाएगा मैं तुम्हारे हर महीने की सैलरी इकट्ठा करके तुमको दे दूंगा, ताकि तुम्हारे कुछ काम भी आ जाएगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत रहो और सैलरी तुम्हारी एक साथ पूरी मिल जाएगी। दोस्तों मिराज बिना टेंशन के फिर से अपना काम पे लग जाता है और उसको काम करते करते तकरीबन 7-8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला था। सिर्फ उसको खर्चा मिल रहा था ताकि उसके खाने पीने का काम चलता रहे और शेख साहब उसको सैलरी अभी तक नहीं दिए थे एक बार भी। वह शेख साहब से बोलता है कि शेख साहब मुझे थोड़े पैसे तो दे ही दीजिए ताकि मैं अपने घर भिजवा दूं, मेरे घर वालों को बहुत ज़रूरत है। शेख साहब बोलते हैं कि यार मिराज, मेरे पास पैसे नहीं है इस टाइम, नहीं मैं तुमको पैसे ज़रूर दे देता, मेरे काम में थोड़ा घाटा लग गया है इस टाइम। जैसे ही ये जो अभी बकरियाँ गाय चराते हो, जिनका काम करते हो, इनको बेचने वाला हूँ मैं और इनके बाद मैं तुम्हारी सैलरी ज़रूर से कर दूँगा, इनके अच्छे दाम मुझे मिल जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हारी सैलरी
ज़रूर से कर दूंगा और एक साथ पूरी सैलरी कर दूंगा। दोस्तों मिराज कुछ नहीं बोलता है, फिर से वह अपने काम पे लग जाता है। अब दोस्तों मिराज को काम करते करते तकरीबन 2 साल हो गए थे। 2 साल से ना तो शेख साहब ने उसको एक पैसा दिया था, सिर्फ खाने पीने का खर्चा दिया करते थे ताकि उसका खाना पीना न रुके, वह चलता रहे। मिराज को समझ में आ चुका था कि शेख साहब उसका पैसा देने वाले नहीं हैं। वह फ़ोन करके पूरी सिचुएशन अपने दोस्त को भी बताता है और बोलता है कि मैं आज शेख साहब से फाइनल बात करूंगा, मुझे अब अपने घर जाना है। मैं शेख साहब से फाइनल अपनी सैलरी लूँगा और अपने घर निकल जाऊँगा, अपने वतन चला जाऊँगा। तभी दोस्तों शेख साहब भी समझ चुके थे कि मिराज अब अगली बार नहीं सहने वाला है ये बात, और इस बार वह पैसा मांगेगा ही और जिद पे अड़ जाएगा। तभी शेख साहब के मन में ख्याल आता है कि यार पैसा तो इसका बहुत सारा हो गया है, अगर इतना सारा पैसा मैं दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा धंधा रुक जाएगा। क्योंकि 2 साल की सैलरी उसकी रुकी हुई थी, 2 साल का काफ़ी ज़्यादा पैसा हो रहा था। शेख साहब नया प्लान बनाते हैं, वह सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि मुझे मिराज को पैसा न देना पड़े और मैं पैसे देने से भी बच जाऊं। तभी दोस्तों शेख साहब जो होते हैं वह मिराज को बोलते हैं कि मिराज चलो तुम ऐसा करो कि मेरे घर पे रहो और वहीं पे थोड़ा बहुत जो काम हो तो कर लिया करना, और मेरी पत्नी घर पे रहती है, वह भी अकेली रहती है, तो उसके लिए भी सहारा हो जाएगा और वह जो तुमसे थोड़ा बहुत काम बोले तो कर दिया करना। तभी मिराज उसके घर शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। अब घर में शिफ्ट होने के बाद एक दिन क्या होता है कि शेख साहब अपने घर पे एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में अपने कई सारे दोस्तों को भी इनवाइट करते हैं और दोस्तों को इनवाइट करने के बाद वह दोस्तों के साथ मिल करके एक प्लान तैयार करते हैं। वह प्लान जो था वह मिराज आलम के खिलाफ था, उसके लिए था ताकि शेख साहब को एक भी रुपया न देना पड़े मिराज को। अब दोस्तों आगे जो होने वाला था वह कुछ इस तरह था कि मिराज को फंसाने की तैयारी की जा रही थी। वह अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके प्लान समझा देते हैं और मिराज को सामान लेने के लिए बाहर भेज देते हैं। मिराज बाहर से जब सामान लेके वापस आता है उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। वह पूरा सामान ले करके शेख साहब की वाइफ को जा करके थमा देता है और वहाँ से अपने रूम पे चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर बाद अभी शेख साहब के 4-5 दोस्त आते हैं और वह मिराज के रूम में जा करके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं और मिराज को पकड़ते हैं और उसके साथ बहुत मारपीट करने लगते हैं। तभी मिराज बोलता है कि मैंने किया क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मुझे किस लिए मार रहे हो। वह बोलते हैं कि तुमको शेख साहब ने वहाँ से उठाकर अपने घर में रहने के लिए जगह दी और तुम इतने एहसान फरामोश इंसान हो कि शेख साहब की पत्नी पे ही हाथ डाल रहे हो, उनकी असमत लूटने की कोशिश कर रहे हो। और इतना बोल करके बहुत मारा उसको, बहुत पिटाई की। उसके बाद वह FIR भी दर्ज करवा देता है शेख साहब आने के बाद। शेख साहब जब आता है ये सारा मामला उसके दोस्त शेख साहब को बताते हैं तो तभी शेख साहब उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज होने के बाद तुरंत ही मामला अदालत पे पहुंच जाता है दोस्तों, क्योंकि ये सऊदी अरब है, वहाँ फटाफट हर केस पे सुनवाई होती है। हमारे इंडिया की तरह बहुत सारे केस पेंडिंग नहीं पड़े रहते हैं, तत्काल वहाँ पे सुनवाई चालू हो जाती है। अदालत में पहली पेशी होती है जब महिला को शेख साहब जैसे बता कर के ले गए थे तुम्हें कैसे कैसे बोलना है, वह महिला वैसे ही बोल देती है। क्योंकि वह महिला बोलना तो नहीं चाहती थी, वह बेहद शरीफ थी, लेकिन फिर भी वह दबाव में आके अपने पति के जैसा जैसा बोला था वैसा वैसा ही बोल देती है। तभी जज साहब बोलते हैं कि तुमको इस मामले में बोलना है। तभी मिराज इस मामले में कुछ नहीं बोलता है, वो खामोशी से सुनता रहता है। तभी जज साहब बोलते हैं कि एक मौका इस आरोपी को भी देना चाहिए, इसकी भी हमें बात सुननी चाहिए, लेकिन यह अभी बड़े सदमे में है, कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए अगली तारीख हम तय कर रहे हैं। अगली तारीख में हम फैसला सुना देंगे। यह अगली तारीख में बोलेगा तब भी फैसला सुनाएंगे, नहीं बोलेगा तब भी फैसला सुना ही देंगे। अब दोस्तों अगली तारीख आने से पहले मिराज जेल में था। वहाँ जेल में मिराज को एक व्यक्ति मिलता है, वह व्यक्ति से बातचीत होती है। व्यक्ति बोलता है कि तुम किस केस में अंदर आए हो। मिराज उसको सारी सच्चाई बताता है कि उसके साथ कैसे कैसे छल हुआ है और कैसे उसको फंसाया जा रहा है। वह मिराज की सारी बातें सुनता है। दोस्तों दरअसल वह जो जेल में था
वह एक बेहद ही मजा हुआ खिलाड़ी था और इस तरह के मामलों को बहुत अच्छे से निपटाना उसे आता था। वह मेराज को बताता है कि मैं तुमको जैसा बोलूं तुम वैसा ही कर देना, हो सकता है शायद बच जाओ, बचने की उम्मीद है इसमें, लेकिन अगर नहीं भी करोगे ऐसा तब भी तुमको फंसना है ही, तो इससे अच्छा है कि तुम मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर दो, इसमें तो बचने के चांस भी हैं। मेराज उससे बोलता है कि ठीक है तुम बताओ, जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगा। और मेराज को वह एक चीज़ बताता है कि तुम ऐसा करना कि अदालत में जब जज साहब तुमको बोलने का मौका दें, तुम बोल देना कि हाँ मैंने इसके साथ ऐसा ऐसा किया है और एक बार नहीं कई बार किया है, इस तरह तुम बोल देना, बस उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद हो सकता है कि अगर बात सही बैठ गई तो सब ठीक हो जाएगा और तुम बच जाओगे और तुम्हारा जो मालिक तुम्हें फंसा रहा है उल्टा वही फंस जाएगा। मेराज बहुत खुश हो जाता है यह बात सुन करके। और अगले दिन जब अदालत में फिर से पेशी चल रही होती है तो जज साहब मेराज को फैसला सुनाने से पहले बोलते हैं कि मेराज तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। तभी दोस्तों मेराज बोलता है कि हाँ जज साहब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और वह जज साहब के सामने मेराज जब बोलता है कि जज साहब मैंने इसके साथ दुष्कर्म किया है, यह सही कह रही है, और यह मैंने एक बार नहीं किया, मैंने कई बार किया है, और यह भी इसमें शामिल होती थी, इसकी भी मर्जी शामिल होती थी। पता नहीं आज इसको क्या हो गया जो आज मेरे ऊपर इस तरह केस कर दिया इसने, और इसको इतना बुरा कैसे लग गया। यह तो बहुत दिनों से मेरे साथ ऐसा कर रही थी, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। मेराज बोलता चला गया और सारी अदालत उसकी यह बातें सुनकर दंग थी। मेराज कहता है कि एक इंडियन को कैसे अर्बन महिला पसंद नहीं आएगी, वह तो उनको देख करके ही मंत्रमुग्ध हो जाता है और वह बेहद उत्सुकता से भर जाते हैं और उनके मन में क्या क्या चलने लगता है। तो मेरे पास तो मैडम खुद चल करके आई थी, तो मैं भला कैसे मान जाता। इतना सुन करके जज साहब आग बबूला हो जाते हैं दोस्तों। और वह जो महिला जिसने आरोप लगाए थे, जो शेख साहब की पत्नी थी, वह भी आग बबूला हो जाती है और वह जज साहब से बोलती है कि जज साहब यह झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा यह बोल रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, क्योंकि मैं अब अदालत को सच्चाई बताना चाहती हूँ कि पूरा मैटर क्या है और क्या हुआ था। और वह शेख की जो पत्नी है वह सारी सच्चाई बताना चालू कर देती है। वह कहती है कि दरअसल यह मेराज हमारे पास पिछले 2 साल से काम कर रहा था और 2 साल में इसकी सैलरी नहीं की गई है एक बार भी। इसका बहुत सारा पैसा हमारे पास उधार हो गया है और इतना पैसा हमारे पास नहीं था देने के लिए। इसकी वजह से मेरे पति ने यह प्लान तैयार किया था ताकि मेराज को पैसे भी ना देने पड़े और इससे हमारा दामन भी छूट जाए। दोस्तों जज साहब महिला की बातें बड़ा ध्यान से सुन रहे थे और वहीं जो शेख साहब थे महिला के पति, वह अपना सर नीचे झुकाए हुए बैठे हुए थे। महिला बताती है कि यह प्लान मेरे पति ने दोस्तों के साथ मिलकर तैयार किया है और यह सारा आरोप जितना भी लगाया गया है मेरी तरफ से सारा झूठा है, मेराज ऐसा नहीं है। जज साहब वह पता नहीं आज इस तरह कैसे बोल रहा है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तभी दोस्तों मेराज बोलता है कि मैडम मैं अगर आज ऐसा नहीं बोलता तो आज मैं बिना किसी कसूर के ही अपनी जीवन जेल में बिता देता या फिर मुझे मौत की सज़ा सुना दी जाती। आज मेरा बोलना बहुत ज़रूरी था, मुझे माफ़ करिए, मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला, काफ़ी गलत बोला मैंने, लेकिन यह गलत अगर मैं नहीं बोलता तो आज मेरी जान नहीं बच पाती। मैंने अपनी जान बचाने के लिए इस तरह बोला। मैं आज तक इतने दिन से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, पिछले 2 सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, घर भी आना जाना लगा रहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक आपको बुरी नज़र से नहीं देखा है, ना ही आपने कभी मुझे बुरी नज़र से देखा है, लेकिन मेरा यह बोलना मजबूरी थी इसलिए मैंने इस तरह बोला। सारा मामला सुनने के बाद जज साहब शेख साहब को जो है उसका पूरा पैसा, जितना 2 साल की उसकी सैलरी बनती थी, उसकी पूरी सैलरी लौटाने के लिए बोलते हैं कि मेराज का सारा पैसा लौटा दिया जाए और उसके ऊपर जुर्माना भी लगता है और 6 महीने की जेल भी हो जाती है। इतना सुनाने के बाद दोस्तों जज साहब केस को रफा दफा करके और मेराज को बाइज्जत बरी कर देते हैं और अपने मुल्क वापस लौटने के लिए उसकी मंजूरी को मान लेते हैं। अब दोस्तों
यह कहानी सुनने के बाद हमको यह समझ में आया कि कभी कभी झूठ बोलना भी फ़ायदेमंद हो सकता है और कोई जगह ऐसी रहती है जहाँ झूठ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसा झूठ बोला जा सकता है। लेकिन झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, इसको हम अच्छा नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं जब अपनी जान ही फंस जाए तो वहाँ से झूठ बोल करके निकल लेना चाहिए, इसी में भलाई होती है। तो दोस्तों, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस कहानी से। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ऐसे ही वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।